कक्ष में कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे कुछ मित्र सीखने से घबराते हैं या इस ट्रेनिंग को ही कैरियर के रूप में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। सीखना तो उन्हीं के लिए है। और हम सीखते क्यों? बहुत सारे हमारे मित्रगण ये भी प्रश्न करते हैं, इस सर्टिफिकेट का क्या होगा? सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी घूमा जाता है, डिग्री लेकर नहीं घूमा जाता है। जो हमारी योग्यता है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ उसका प्रदर्शन करना होता है अपने बच्चों के बीच। हम जो कुछ सीखते हैं, आज ये चैलेंजिंग समय है, चुनौतीपूर्ण शिक्षा है। प्रतिदिन सीबीएसई कुछ न कुछ नियम बदल रही है और आए दिन हम उसके साथ सामंजस्य नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? एक अच्छे शिक्षक कैसे बन पाएंगे? मान लो हम समय के साथ नहीं बनते तो फिर हम शिक्षक का लाने लायक कैसे रहेंगे? जैसे हम ही लोग का उदाहरण है, हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते थे न पढ़ाते, तो फिर उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, समाज में पैर से पैर मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षण के प्रति अरुचि दिखाना कहीं भी ये शिक्षक धर्म नहीं है। ठीक है, और हम लोग अपने विषय पर चर्चा करें। आज का हमारा विषय है पाठ योजना। वैसे तो सभी प्रवीण शिक्षक हैं, पाठ योजना के बारे में जरूर पढ़े होंगे कि पाठ योजना है क्या। पाठ योजना पढ़ाने के पूर्व की प्रक्रिया है। हम पढ़ाने से पूर्व कैसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, अपने विद्यार्थी का अधिगम कैसे बोधगम में बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाना पढ़ा लेना, दोनों दो विषय है। पढ़ाने के लिए तो हम सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पढ़ाते हैं जिनको बच्चे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। उनके समझने की जो क्षमता होती है वह विकसित हो जाती है, क्योंकि वह उनके स्तर से पढ़ाते हैं। जो हमारा स्तर है, सबसे पहले विद्यार्थी का स्तर क्या है। अगर मान लो जिस विद्यार्थी को संज्ञा का ज्ञान नहीं है, वह अलंकार कहाँ से समझे? तो स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी ली और उसी प्लानिंग के आधार पर जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसके लिए वो बोधगम्य होता है। वह उसके अधिगम में सहयोग करता है। हम पाठ योजना के बाद जो अगला हमारा पाठ योजना की आवश्यकता क्यों, नीड्स ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या जरूरत है पाठ योजना की। हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, घर से आए, सो के नहाए खाए चल दिए, विद्यालय में बैठकर पढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन हमें भी तो जानना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है, हमें जिसको पढ़ाना है वो कैसा है, यही तो जरूरत है। तो शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो शिक्षक को खुद पढ़ना है। जो विषय वस्तु, जो प्रकरण हमें पढ़ाना है उसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा कक्ष में जाने के बाद, क्लास में जाने के बाद विद्यार्थी के सामने खुद लज्जित होना पड़ेगा। विद्यार्थी हंसेगा, हमारे शिक्षक कैसे हैं। तो सबसे पहली जरूरत जो हमारी है वह स्वाध्याय की है। पढ़ने से पूर्व हम जिस विषय को पढ़ाने जाते हैं उसके संबंध में हमारी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो विषय है, पढ़ाने से पहले हम जिस विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं उसका स्तर, मतलब उसका लेवल क्या है, उसके लेवल के अनुसार ही हमें पाठन कार्य संपन्न करना होगा। अन्यथा उसके योग्यता के अनुसार हम उसे नहीं पढ़ाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए उसके स्तर पर भी ध्यान
देना होगा। योजना का अर्थ क्या निकालिए आवश्यकता है। और शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच कक्ष में क्या क्या क्रियाएं होंगी, हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। आप खुद कल्पना कीजिए कि विद्यार्थी हमसे क्या प्रश्न कर सकता है, क्या क्या बातें हमसे पूछ सकता है, उसके लिए हमें तैयार होना और हम विद्यार्थी को क्या क्या पढ़ाएंगे, इन दोनों का बोध हमें होना चाहिए। अन्यथा फिर क्लास का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गड़बड़। अगला जो बात है, अगली जो वो ये है कि पढ़ाते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य की कोई पढ़ाई नहीं। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, इसका भी एक उद्देश्य है ना। उद्देश्य किस उद्देश्य से बैठे हैं अंदर बाबा? क्या विद्यार्थियों को बेहतर दे सकें और शिक्षित कर सकें। ठीक है भाई, हैं धन्यवाद। यहाँ हम लोग जैसे कुछ सीखने के लिए और सीख करके अपने बच्चों को प्रबुद्ध बनाने के लिए हम बैठे हैं, तो ऐसे ही हर पाठ के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है। हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे साहित्य का हो, उसके पीछे उसका उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई पाठ नहीं है। संपादक पुस्तक का निर्माण करते समय कक्षा के स्तर से सबसे पहले वह उद्देश्य परक पुस्तक ही निर्मित करता है और उन उद्देश्यों पर आधारित पाठ को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे के पढ़ाने के बाद, शिक्षण के बाद उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, यानी हम जिस उद्देश्य के लिए उसे पढ़ा रहे हैं, ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। मान लीजिए हम किसी ऐसी कहानी को पढ़ा रहे हैं जिसमें कमजोर, दुर्बल, निर्बल लोगों की मदद करने की बात कही गई, तो इसका प्रभाव विद्यार्थी पर होना चाहिए कि उसके अंदर करुणा का भाव जगे। नहीं तो वैसी वो कहानी रोज पढ़े और अमानवीय काम करे। जैसे हम लोग सीखते रोज हैं लेकिन करते वही हैं जो हमको अच्छा लगता है, यही होता है जो हमारे पक्ष का होता है। कुछ संस्था के पक्ष में, कुछ विद्यार्थियों के पक्ष में भी तो होना चाहिए। आप एक समर्पित शिक्षक का हो सकते हैं जब आप अपनी संस्था और अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी रहे, जवाबदेह रहे। नहीं तो दिन भर पढ़ाए और उसका कोई मतलब नहीं है। फिर कभी कभी मैं थोड़ा विषय से भटक जा रहा हूँ, तो इसके लिए ये हमारा अगला विषय है मूल्यांकन। यानी हमने पढ़ाया, जो प्रकरण पढ़ाया उसका मूल्यांकन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब ये भी एक पाठ्य योजना की जरूरत है कि हम पहले प्लानिंग बना लेते हैं कि मूल्यांकन करते समय बच्चों के किन किन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे कि बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। यही नहीं मूल्यांकन है कि बच्चों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसका व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो हुआ कि पहले ही जैसा रह गया। तो इसके लिए हमें उसे मूल्यांकन की जरूरत होती है। मूल्यांकन के बाद हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसा गृह कार्य दिया जाए। ये पढ़ाने की पूर्व की प्रक्रिया है, ये हमारी थिंकिंग है, सेल्फ थिंकिंग है। पाठ्य योजना पढ़ाने की पूर्व की प्रक्रिया है, ये हमारी थिंकिंग है कि हमें उसे क्या देना है एज ए होमवर्क। अब जल्दी जल्दी में होमवर्क देंगे, जब पहले से हम उसको प्री प्लानेड नहीं होंगे तो कुछ भी दे सकते हैं।
देने से पहले हमें ये तो ये देखना जरूरी है कि हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो पढ़ाए हैं उसमें से दे रहे हैं कि कोई कहीं और से दे रहे हैं। जैसे कभी कभी इस परीक्षा में कुछ समस्याएं, कुछ बच्चों ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस। क्या आउट ऑफ सिलेबस है? आपको जागरूक होना चाहिए ना कि मैंने पढ़ाया है तो बोल्डली कहिए कि हमने तुमको पढ़ाया है, या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का है, अन्यथा एक्सेप्ट करिए। तो हमें होमवर्क देते समय, गृहकार्य देते समय भी अपने द्वारा पढ़ाए गए बिंदुओं का ध्यान रखना कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा वो होमवर्क उसी के तहत है। और जिस विद्यार्थी को हम होमवर्क देने जा रहे हैं, गृहकार्य जो दे रहे हैं, वह उसके स्तर का है या नहीं। अब मान लो कक्षा 4 या 5 के विद्यार्थी से हम कहें कि तुम काव्य सौंदर्य लिखो, तो क्या उसके स्तर की बात नहीं होगी? उसके स्तर के अनुकूल गृह कार्य होना चाहिए। अगला क्या है सर? पाठ योजना की उपयोगिता, मतलब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना की क्या उपयोगिता है? जैसा कि मेरा मानना है कि अगर पाठ योजना न बनाई जाए तो हम कभी भी सुचारू रूप से शिक्षण का कार्य संपन्न नहीं कर सकते। आज का शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण शिक्षण है। बदलते हुए समय के अनुसार, अभी मैंने पूर्व में बताया था कि हमारी जो संस्था है CBSE या जो भी समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता है। हमारी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण विधि सब कुछ बदल रही है, तो उसके साथ साथ हमें भी बदलना होगा। ये शिक्षा का के प्रक्रिया के साथ हम अपने आप में बदलाव लाए। और ये क्या करता है? पाठ योजना जो उद्देश्य है, उद्देश्य को निर्धारित करता है कि हम किस उद्देश्य से इस प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं। पहली उपयोगिता जो इसकी है वह उद्देश्य निर्धारण करना है। हम जो भी पाठ पढ़ाते हैं उसका, अभी जैसे समझाया मैंने कि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। विज्ञान पढ़ाने का कुछ उद्देश्य है, ये साहित्य पढ़ाने का कुछ उद्देश्य है, गणित पढ़ाने का कुछ उद्देश्य है ना? यानी गणित पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रभु सर कुछ बताएंगे। पहला उद्देश्य तो यही पाठ योजना बनाना। गणित पढ़ाने के उद्देश्य, हाँ, उसमें अंकों की समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, धन्यवाद भैया। ये जो आंकिक शक्ति है, जो गणना की शक्ति है बच्चों के अंदर, उसका विकास करना गणित पाठन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। जैसे विज्ञान की शिक्षा देनी हो तो विज्ञान पर जो बातें हैं, जो विज्ञान संबंधी परिवर्तन है, जो विज्ञान का आज का खोज है, कल का विज्ञान कुछ और था, आज का विज्ञान कुछ और है। आज हम आइंस्टाइन से अधिक सिद्धांत जानते हैं, लेकिन हम आइंस्टाइन नहीं कहला सकते। आज हम न्यूटन से अधिक सिद्धांत जानते हैं, लेकिन न्यूटन नहीं कहला सकते। हमारा गुरु वो है जिसने सुई और धागे को बनाया। जिस समय मनुष्य जंगलों में घूम रहा था, सर्दी और जाड़े से के क्लेश को झेल रहा था, उस समय जो पहला मनुष्य था, जो पहला व्यक्ति था जिसने सुई और धागे का निर्माण किया, क्या उसकी बुद्धि लब्धि हमारी बुद्धि लब्धि से कम थी? वह हमसे सुपीरियर था, वो सुपरमैन था उस समय का। वह उस समय का वही आइंस्टाइन था जिसने सुई और धागे का आविष्कार किया। भले हम आज
सुई और धागे को कहें कि सुई और धागे का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक था तो हम कहें उस पर हंसेंगे, लेकिन जिस कल्पना के आधार पर उसने उसका निर्माण किया होगा वह उस जमाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा। तो शिक्षण का उद्देश्य मैं बता रहा था तो आप तक गया, इसके लिए फिर चाहूँगा, माफी चाहूँगा। ये उद्देश्य पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, ये विषय वस्तु की स्पष्टता। हम जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा पाठन कार्य जो चल रहा है वह विषय निष्ठ है क्या नहीं है। कभी कभी हम पढ़ाते पढ़ाते विषय से भटक भी जाते हैं, जैसे मैं अभी भटक जा रहा हूँ। ये तो होता है, उसमें मुख्यतः तो विषय की होनी चाहिए, यानी विषय निष्ठ बातें ही बच्चों के साथ अधिक होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं एडिशनल जरूरी है, सब्सिडरी ज़रूरत है, तो हम किसी प्रसंग को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो विज्ञान का प्रकरण हो, हिंदी का प्रकरण हो, अर्थशास्त्र का प्रकरण हो, चाहे समाजशास्त्र का प्रकरण हो। उसको समझाने के लिए हम विषयांतर अन्य विषयों में भी जाना पड़ता है। तो विषय वस्तु की स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब विषय वस्तु स्पष्ट कौन करता है ये पाठ्य योजना कि तुम्हें क्या पढ़ाना है। और जो तीसरी बात है वह विधि की है, शिक्षण मेथड। आप पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ किस विधि का प्रयोग करोगे। पढ़ाने की सबसे सरल विधि क्या है? अभी ट्रेनिंग किया है, बाबू बताएंगे। सबसे सरल विधि है सर खेल विधि और व्यवहार विधि, व्यवहारिक। ठीक है, थैंक यू। ये जो सबसे सरल विधि है, जो सबसे इजी मेथड है, वह इजी टू हार्ड, सरल से कठिन। मतलब बच्चे को पहले आसान चीजों का बोध होना चाहिए, आसान चीजों का बोध करेंगे। पहले हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? पाई खींचना पढ़ाते हो ना तुम छोटे बच्चों को। पहले गोल गोल अंडा बनाते हो, तब पंडित जी का डंडा बनाते हो, हाँ, तब नमूस बनाते हो, तो कहते हो कि ये क हो गया, बोलो। वो भी कहते हो कि तुम्हारे पापा का मूछ है, हाँ, ये पंडित जी का डंडा है। अब सब मिलकर वो क्या हो जाता है? बच्चे बड़ी आसानी से, प्रेम से उसको सुनता है और सीखता है, सीखता है ना। और उसको एक ही बार वो बना करके दें कि बनाओ बनाओ। कुछ दिन पहले मैंने देखा था वीडियो, एक माँ अपने बच्ची को मार रही है, पीट रही है, कह रहे पढ़ लिख 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 लिख। वो कह रहा है प्रेम से कहोगी तो लिखेंगे, मम्मी प्रेम से कहोगी तो लिखेंगे, प्रेम से कहोगी तो लिखेंगे। देखा उस वीडियो को? देखा आप लोग? सोचो ऐसा मेथड होता है क्या? हम एक छोटे बच्चे को ये कह दें चलो औसत निकालो, प्रतिशत निकालो, तो क्या सोचेगा? जिसको योग नहीं आता है, जिसको भाग नहीं आता है, जो गुणा नहीं जानता है, वो परसेंटेज कैसे निकालेगा? और उसके लिए दबाव बने। हमारे यहाँ वैसे ही अधिक बच्चे हैं। क्लासों में अगर सर्वे किया जाए तो मैं एवं 6 कर रहा हूँ, ये परसेंटेज औसत निकालने वाले 50% बच्चे होंगे या 50% होंगे जिनको अभी अच्छी तरह से वो दशमलव इत्यादि का भाग वगैरह भी नहीं होता है। मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं मेरा गलत अनुभव हो ये, लेकिन आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें हम ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं और उसमें हमारी मजबूरी भी है, हम उसको अलग नहीं कर सकते और हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें पाठ भी पूरा करना है।
तो उनके अवसर को हम कैसे अप लेवल करें, इसके लिए हमारे यहाँ रिमेडियल व्यवस्था नहीं शुरू हुई। आप लोग अगर उस पर ध्यान दें कि वो बड़े वाले को छोड़ दिया जाए, मतलब जो जानते हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो नहीं जानते हैं उनको अपग्रेड करने का, अप टू डेट करने का उसमें प्रयास किया जाए, तो हो सकता है कि जो खाई है दोनों के बीच की, उसमें कुछ भरपाई हो सके। विशेष करके छोटे क्लासों में, और छोटे क्लासों में देखे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 मिनट में कुछ भी दीजिए वो देकर तैयार होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते ही रह जाते हैं। तो दोनों के स्तर को बराबर करने का भी प्रयास करना होगा। और ये फिर ये शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, शिक्षण के समय सहायक सामग्री की जरूरत होती है। जो चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि हम लोग लिख रहे हैं, खुद मैं ही लिखता हूँ, ये सहायक सामग्री नहीं है। ये तो इसेंशियल है, इसके बिना तो पढ़ाई नहीं, इसको सहायक सामग्री नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग इसी को लिखते हैं, यही चलता है। लेकिन सहायक सामग्री हमें खुद चुनना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। अब हमें किसी प्रोजेक्ट को पढ़ाना है साइंस में, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। हम ही साहित्य पढ़ाते हैं तो उस कविता, उसके अनुसार कोई और कविता हमें उन्हें बतानी होगी, उसे और कोई कविता सुनानी होगी। हाँ, मान लीजिए कि हम सवैया पढ़ा रहे हैं, सवैया आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? और हमें ही एक सवैया नहीं याद है। एक हिंदी शिक्षक होने के नाते आपका भी तो कर्तव्य होता है कि आपको कोई सवैया याद होनी चाहिए। और हम तो सभी हिंदी भाषी हैं, सवैया तो सबको याद होना चाहिए। किनको सवैया याद है? किसी को एक सवैया नहीं याद है, तो आप लोग हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं है। सर सवैया क्या होता है? क्या होता है सवैया? 2-4 पंक्तियाँ इनको सुना दीजिए। सवैया जैसे मान लो एक इनके पास सुना रहा हूँ, थोड़ा ये श्रृंगार रस में है। जैसे एक सखी निकली गृह से तन पे नहत चीर गुलाब की सारी, जात रही जमुना जल को जस भूल गई नंद की फुलवारी। कांच कली एक तोड़ लियो तेहि कारण बाह मरोड़ी के मारी, आग लगे ब्रज के बसले एक फूल के कारण लाखन गए। आप लोग तो पढ़ते हो, मानुष हो तो वहीं रसखानी बसो जय गोकुल गाँव के बारन, ये नहीं पढ़े हो? कहीं कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हो। अब ये कहो कि याद नहीं है, वो अलग की बात है। हाँ, तो याद रखना, याद करना। अब आप शिक्षक हो ना, अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे? अपने घर में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते होगे आप लोग? हाँ, डिमोरलाइज होना पड़ेगा। देखो, विद्वान होता कौन है? मेरे जो गुरु जी थे ना, ये डॉक्टर ये पांडे जी थे यहाँ भाटपार में, एस.एन. पांडे, सूर्य नारायण पांडे। वे कहा करते थे कि विद्वान है, शिक्षक है कौन? That who know something of all subject and all thing of one subject, that is called teacher. मतलब हर विषय की कुछ कुछ जानकारी उसे होनी चाहिए, और जिस विषय का शिक्षक है उसमें उसे पारंगत होना चाहिए, अन्यथा वो शिक्षक नहीं। अगर शिक्षक है भी तो हर जगह डिमोरलाइज होना। हम लोग विषय की ओर नहीं तो हो सकता है कि समय का विषय रखा है। शायद पाठ से पूर्व शिक्षक की तैयारी। अब देखिए यही तो मेन, पाठ से पूर्व तुम क्या करके आते हो? हमें नहीं लगता है कि आज के शिक्षक घर पे कभी पुस्तक पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं आप लोग?
मैं अपने मित्र बंधुओं से पूछ रहा हूँ, कुछ इसलिए पढ़ते होंगे कि उनको परीक्षा देना है? हाँ है। कुछ इस कृष्णा सर, कुछ इसलिए पढ़ते होंगे कि उन्हें किसी चीज़ का परीक्षा देना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, हाँ, चाहे जो सर हों, या कुछ लोग इसलिए भी पढ़ते होंगे कि हमें ट्यूशन कराना। लेकिन हम जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ टॉपिक होगा ना, कोई प्रकरण होगा कि हमें कल ये पढ़ाना है, उस पर हम लोग कितने पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? दिल से बोलना। हाँ, कुछ इसलिए पढ़ते होंगे कि वो नहीं आता होगा। हाँ, स्पष्ट करना है, नाराज मत होना। नहीं सर, समझ कुछ नहीं, टॉपिक से नहीं पता है। ये कुछ इसलिए पढ़ते होंगे कि कल मुझे पढ़ाना है, हो सकता है बच्चे मुझे अपमानित कर दें, लेकिन नहीं, कुछ नई नई चीज़ों को प्रतिदिन पढ़ो। सोने के लिए तो रात बहुत बड़ी है, हो सकता है बहुतों का पीठ दुख जाता होगा, अब बहुतों को समय नहीं लगता होगा। हाँ, हो सकता है हम लोग की उम्र का प्रभाव है, हम लोग तो ऐसे मोदी भक्त हैं, 4 से 6 घंटा सोते ही हैं। हाँ, तो ये राहुल तक जाएगा। तो ये जो पाठ से पूर्व शिक्षक की तैयारी होनी चाहिए, वो पूर्णतः होनी चाहिए, ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अन्यथा मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे सहकर्मियों, हम अच्छे शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होंगे। इसलिए अंगद सर, बी रेडी, पढ़िए, सब पढ़ाइए। अगर एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक जुझारू शिक्षक बनना है, एक समाज में सम्मानित शिक्षक बनना है, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। क्या क्या जितना पढ़ना था उतना पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात है, जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं, फिर भी उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा बिना पढ़े हुए आप कहीं से एक, अभी देखिए आपका टॉपिक नीचे आ रहा है, शक्ति और समय और शक्ति का सदुपयोग। जब आपके पास जानकारी नहीं होगी, आपके पास कोई शक्ति नहीं होगी, तो शक्ति का सदुपयोग क्या करेंगे? वो तो दुरुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी शक्ति को जागृत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर आप इतने दिन पहले पढ़े हैं, आपको ये कविता याद कैसे है? हम कहता हूं कि जो हमारे पंडित जी थे ना, वो छड़ी से मार के पढ़ाते थे। कल सुनाना है तो सुनाना है। आज भले हम प्राइवेट व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उस समय का सरकारी व्यवस्था था वो भी कहीं कम नहीं था। हाँ? डर के मारे आधे विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि पंडित जी की छड़ी याद आती थी। एक दिन 5 छड़ी पाया, उसकी माँ पीछे पीछे होती थी। अब एक थोड़ा अलग का प्रसंग है, मेरे यहाँ एक विद्यार्थी था, वो कहता था, उसकी माँ पढ़ने के लिए उसे बातें करती थी, तो कहता था कि पंडित जी मर जाते, माँ मर जाती और मेरी गाय मर जाती। ये 3 लोग मर जाते तो हम बोझ मुक्त हो जाते, कोई दबाव नहीं होता। तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, आखिर हमारे पीछे तो एक परिवार है ना, तो पैसा कुछ करना पड़ेगा, जीवन जीने के लिए ऑक्यूपेशन जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा अंगद बाबा। तो पंडित जी तो जिंदा ही रहेंगे, तो अपनी शक्ति का सदुपयोग करने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए
हम 6 महीना पढ़ाए, बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये समय का सदुपयोग कहाँ से हुआ? मुझे थोड़ा समय बताइएगा। हाँ, 33 मिनट हुआ है, अभी समय है ना? यह है, उसके बाद है समय और शक्ति का सदुपयोग, उसके बाद है मूल्यांकन। और ये इसकी उपयोगिता ये है कि हमें मूल्यांकन करने में भी सहूलियत होगी। जब हम प्री में ही प्लान बना लेंगे, जब पूर्व में ही हम योजना बना लेंगे, तो बच्चे का हम मूल्यांकन किन किन बिंदुओं पर करना है, हम बच्चे से क्या क्या पूछेंगे, ताकि ये जान सकें कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उसके अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो हमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर हुआ है तो समझे हम लोग कि हम लोग शिक्षक हैं, हमने परिवर्तन ला दिया, और नहीं तो फिर पढ़ाने के बाद भी उसकी स्थिति वहीं रही, तो कोई उसका फिर अगला टॉपिक है वो गृह कार्य है। गृह कार्य में भी सहूलियत मिलता है अगर हम पूर्व में इसको नियोजित कर लें, प्री प्लान कर लें। अगला निकालिए सर। ये उपागम, ये पाठ योजना को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, ये पाठ योजना की परिभाषा छोड़ रहे हैं क्या? इसके बाद है हो गया पाठ योजना का परिभाषा लास्ट में नहीं फर्स्ट था ये पाठ योजना का परिभाषा और परिभाषा से नहीं, परिभाषा एक अलग वो था, भिन्न भिन्न विद्वानों का था उसमें। अच्छा, ये पाठ योजना का उपागम पहले देखें। ये पाठ योजना का जो उपागम, मतलब भिन्न भिन्न विद्वानों ने पाठ योजना के बारे में क्या क्या बताया है। ये हार्वर्ड उपागम, ये हम लोग पढ़ते, हम लोग जब बीएड किए, ये हार्वर्ड की 5 पदीय प्रणाली, ये 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग जो था उस समय चलता था। बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए हार्वर्ड ने 5 स्टेप बताया। सबसे पहले वही चीज़ें पूर्व में हमें कैसे बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या होगा, कैसे हम प्रस्तावना उसके सम्मुख रखेंगे, उसके प्री नॉलेज की जानकारी के आधार पर हमारे प्रस्तावना सेट करना पड़ेगा। प्रस्तावना के बाद जो हमारा वो प्रकरण होगा, हम प्रकरण को कैसे बच्चे को समझाएंगे। ये 5 स्टेप हार्वर्ड उपागम के अंदर है। उसके बाद है मूल्यांकन उपागम। ये मूल्यांकन के द्वारा, यानी बच्चे को पढ़ाने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने जो पढ़ा उसमें वह कितना सफल रहा, और पढ़ाने के बाद हम उससे कुछ लिखवाते हैं और उसके अनुसार उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद जो हमने उसे अधिगम कराया वह कितना सफल रहा। यह मूल्यांकन के द्वारा हम जांचते हैं, परखते हैं। उसके बाद है डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम है। इन्होंने बताया कि बच्चे को कुछ पढ़ाना नहीं, एक परिस्थिति पैदा कर दिया जाए, उस
परिस्थिति में वो अपने आप को जब उलझेगा तो कैसे सुलझेगा, इसका उपाय खुद ढूंढ लेगा। इसको हम रूसो का भी सिद्धांत कहते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक रूसो का सिद्धांत था। रूसो एक फ्रांस का दार्शनिक है जो कहता है कि बच्चे प्रकृति से सीख लेंगे। मतलब अगर दीपक जलता है और बच्चा उस पर हाथ ले जाता है तो उसे बोध हो जाता है कि लौ पे हाथ रखने से क्या होता है, जलता है। मतलब परिस्थितियों से सीखना कि अगर परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए, वैसा वातावरण बना निर्मित कर दिया जाए और बच्चे को उस वातावरण में ही विकसित होने का मौका दिया जाए। ये किलपैट्रिक और डीवी ने बताया कि ऐसे बच्चे को पढ़ाया या सिखाया जा सकता है। दूसरा है, उसके बाद है ब्रिटिश उपागम, मॉरिसन उपागम। ये चक्रीय उपागम है जो हार्वर्ड और किलपैट्रिक दोनों का मिश्रित रूप है। ब्रिटिश उपागम में शिक्षक पर जोर दिया गया है। शिक्षक अगर योग्य होगा तो बच्चे भी योग्य होंगे, अगर शिक्षक अयोग्य होगा तो बच्चे भी अयोग्य होंगे। देख रहे हो, शिक्षक का ही स्तर है कि किसी विद्यालय में केवल IAS के बच्चे पढ़ते हैं और किसी विद्यालय में क्या स्तर है, ये क्या है, ड्यू टू शिक्षक। पढ़ाते तो हम भी हैं, DPS दिल्ली में भी बच्चे पढ़ते हैं, RBT गुठनी में भी पढ़ते हैं, गांव के विद्यालय में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्तर किसका बदलता है, शिक्षक का। ये जो ब्रिटिश उपागम है ये शिक्षकों पर अधिक ध्यान देता है, यानी शिक्षक योग्य होंगे तो बच्चे भी योग्य। तो ये अमेरिकन उपागम है। अमेरिकन उपागम में उद्देश्य पर, अभी मैंने बताया ना कि पढ़ाने के पूर्व हर पाठ के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को कितना बच्चे अर्जित करते हैं, बस ये अमेरिकन उपागम जो है इसी पे जोर देता है कि बच्चे के अंदर उद्देश्य की कितना पूर्ति हुई है। बच्चा के पढ़ाने के बाद हमने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखा है उस उद्देश्य में हम कितना सफल होते हैं। उद्देश्य पूरा करने के उद्देश्य से पाठ योजना निर्मित होना चाहिए। यानी सब मिला के एक ही बात है कि पाठ योजना शिक्षक के लिए एक पूर्व में बनाई गई योजना है जो शिक्षण से पूर्व शिक्षक अपने विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए उनके अधिगम को बोधगम्य बनाने के लिए जो व्यवस्था अंकित करता है उसको एक लिखित रूप प्रदान करता है, वही क्या है, पाठ योजना। सबसे पहले वो अपने कल्पना के आधार पर प्रस्तुत नहीं करता है, कल्पना के आधार पर जो कपोल निर्मित होता है उसको कागजी रूप से प्रस्तुत करता है, अंकित करता है। उसके बाद उसको ले जा करके कक्षा में कार्यक्रम जो शिक्षण का है उसे प्रारंभ करता है। तो पाठ योजना शिक्षक द्वारा पूर्व में निर्मित एक योजना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में कल्पना के रूप में पैदा होती है, फिर उसे वो अंकित करता है और अंकित करके उस पर अमल करता है। अमल करने से पूर्व वह उसको क्या करता है, कल्पना करता है और फिर अंकित करता है। अब हम जो एक टॉपिक इसमें छोड़े वो है परिभाषा।
पाठ योजना की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से अलग अलग दिया है। एक विद्वान है बोसिंग, उनके अनुसार पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसे यह स्पष्ट किया जाता है कि किस पाठ से क्या उपलब्धि प्राप्त करनी है और उन्हें किन किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। ये बोसिंग महोदय जो हैं वो कह रहे हैं कि पाठ योजना से हम किन किन उद्देश्यों का पूर्ति कर सकते हैं और उन उद्देश्यों के लिए हमें किन किन साधनों की जरूरत है। यानी इन्होंने उद्देश्य और सह शिक्षण सामग्री पर जोर दिया। बोसिंग महोदय ने शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्य पूर्ति करने के लिए जो संसाधन हैं उन पे जोर दिया। अगले हैं डेविस, इनका कहना है कि शिक्षण के लिए व्यवहारिक रूप में जो कुछ संसाधन हैं, जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनका लिखित रूप प्रदान कर देना ही क्या है, पाठ्य योजना है। एक सुचारू शिक्षण चलाने हेतु जो प्रक्रियाएं हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं वो क्या है, पाठ्य योजना है। ये वाइनिंग के अनुसार पाठ्य योजना निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की जो विधि होती है जिसका लिखित रूप हम प्रस्तुत करते हैं वह पाठ्य योजना। आइवर के डेविड के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों को व्यवहारिक रूप में जो आलेख प्रस्तुत करते हैं वह पाठ्य योजना है। यानी जो कुछ हम अच्छे से अच्छे शिक्षण के लिए, शिक्षण से पूर्व व्यवहारगत परिवर्तन के लिए बच्चों के जो आलेख तैयार करते हैं वह पाठ्य योजना है। एक भारतीय वैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक हैं श्रीमती R.A. शर्मा, उनके अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उनके आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं। यानी शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का लिखित रूप प्रस्तुत करता है वही पाठ्य योजना है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि शिक्षक शिक्षण से पूर्व शिक्षण के लिए जो व्यवस्था अपने मस्तिष्क में सोचकर और उसको लिखित रूप प्रदान करता है ताकि वह अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सके, यही पाठ्य योजना। अब पाठ्य योजना बनाते कैसे, ये पाठ्य योजना के सोपान कौन कौन से हैं, स्टेप ऑफ पहला है परिचयात्मक सूचनाएं। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले हम लोग श्यामपट्ट कार्य करते हैं। विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, विषय का नाम, कालांश, ड्यूरेशन यानी टाइम, ये सब कुछ क्या कर जाता है, परिचयात्मक सूचना। मतलब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद उद्देश्य लिखते समय जो कॉपी पे हम लोग लेसन प्लानिंग बनाते हैं, शायद 3-4
मेरे शिक्षक लोग ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, बीएड कर रहे हैं ना आप लोग, तो शायद लेसन प्लानिंग बनाते भी हों। कितनी लेसन प्लानिंग बनानी पड़ती है? अभी नहीं चल रही। 40 तो बनाना ही होता था। हम लोग के ज़माने में 20-20 2 सब्जेक्ट होते थे, 20-20 बनाने होते थे, और न जाने जो भी बनाना होता हो। अब तो हो सकता है कि घर बैठ कर ही बन जा रहा है, बस पैसे की बात है। हाँ, मैनेजमेंट को पैसा दीजिए और लेसन प्लानिंग आपका तैयार है। तो ये पाठ, इसका पहला स्टेप है ये परिचयात्मक सूचनाएं। दूसरा है उद्देश्य, मतलब हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए आप लोग एक छोटे क्लास के मैं उनसे पूछ रहा हूँ, किसी कक्षा में पोएम या कविता पढ़ाती हूँ तो उसका कुछ उद्देश्य होता होगा। क्या उद्देश्य क्या होता है कविता पढ़ाने का उद्देश्य? हाँ, करिए जो सर जो पोएम हम लोग पढ़ाते हैं उसके बारे में जो भी होता है, जैसे कि मेरी प्यारी चीज़ें हो गया, ये पोएम पढ़ाते हैं, इसमें हमारे क्या क्या मेन जो भी चीज़ें हमको कैसे संभाल के रखना चाहिए, सब सारे लास्ट में बताया जाता है। छोटे बच्चों के लिए उद्देश्य ये नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए पहला उद्देश्य होता है कि वो सस्वर पाठ करें ताकि उसे आनंद मिले और उस पाठ को याद करें। अब हम कोई अभी समझे ना, चाहे वो सहानुभूतिपूर्ण कविता हो, चाहे दया से रिलेटेड कविता हो, चाहे वो देशभक्ति की कविता हो, तो छोटा बच्चे अभी उससे परिचित नहीं होता। अभी तो उसे राइम्स पढ़ाते हैं ना, और राइम्स को हम क्या एक्शन में पढ़ाते हैं, क्यों नहीं सीधे उसका उद्देश्य ही बताते हैं। हाँ, क्योंकि उसे अभी एक्शन से ही मतलब है, अभी उसे उसके उद्देश्य से मतलब, क्योंकि हम उसको उद्देश्य की व्याख्या उसके सामने करने लगे तो अभी समझाया था ना, पहली वाली बात हो जाएगी। हाँ, कि जिसको अंक का ज्ञान नहीं है फिर वो औसत कहाँ से निकलेगा। तो पहले उसको सस्वर पाठ करने को सिखाओ। हो सकता है कहीं मैं भटक रहा हूँ या ठीक है सर। तो छोटे बच्चों को अगर सिखाना करो अच्छी बात है। छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो पहले तो उसको राइम मेथड यूज होना चाहिए, स्पेशली कविता पढ़ाते समय, पोएम पढ़ाते समय, ताकि उसके अंदर एक्टिविटी बना रहे, एक उत्तेजना हो, एक उत्साह हो, एक संवेग हो बच्चे के अंदर। क्या मुझे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे एक्शन करना है, ये करना है, ऐसे स्टेप देने हैं। तो क्या हो ना, जो संगीत सीखते होंगे वो भी जानते होंगे हाँ, कि बिना स्टेप का कोई संगीत नहीं है, बिना एक्शन का कोई संगीत नहीं है। संगीत टीचर नहीं है क्या हमारे? नहीं, जो कैमरामैन है तो कैमरामैन हो सकते हैं। मैं पूछने वाला ये था कि ये संगीत में जो क्या कहते हैं क्लासिकल जो होता है और जो सांस्कृतिक और ये जो लोकल संगीत होते हैं, दोनों चित्रपट संगीत और ये क्लासिकल संगीत में अंतर क्या है? नहीं, नौनिक बाबा भी संगीत जानते हैं, थोड़ा बताइए नौनिक सर। क्लासिकल संगीत जो है वो आधुनिक जो संगीत है उससे जुड़ा होता है, उसी से उसी तर्ज पे उसी रिदम में वो उसके जो सुर हैं सब हैं। ये भरतनाट्यम वगैरह क्या है? क्लासिकल है। तो ये आधुनिक कैसे हैं? आपने इसको आधुनिक कहा। क्लासिकल मतलब होता है क्लासिकल संगीत ट्रेडिशन से जो जुड़ा हो सर, जो हमारे ट्रेडिशन परंपराओं से और सिस्टमेटिक हो,
उसी को हम क्लासिकल क्लासिकल संगीत किसी भी संगीत का बेस है सर, वही बेस है। उसी पे कोई भी किसी भी तरह के संगीत को बनाया ये है। चित्रपट जो संगीत है वो आधुनिक है। चित्रपट संगीत में लोच होता है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें केवल ये म्यूजिकल इंटरटेनमेंट के लिए होता है। जबकि जो भी क्लासिकल संगीत है वह भाव भंगिमा पर निर्भर करता है। हाँ, हम कैसे, ठीक है, हमारी घड़ी भी शायद हम लोगों को कह रही है द्रुत गति में चलने के लिए। अब पाठ्य अभिसूचन मतलब जब हम पढ़ाते हैं, प्रस्तावना वगैरह कहाँ गया जी? पॉइंट्स नहीं आए। पूर्व ज्ञान के बाद बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, उस आधार पे हम उसको प्रस्तावना के लिए क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना। आपको ऐसे ही खा जाएंगे तो फिर आपको भी है ना सर, पढ़ा है वो तो है ये जी कौन ये प्रस्तावना से पूर्व हमें बच्चे के पूर्व नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे एसएसटी टीचर कहाँ गए, ये आपको पढ़ाना है हुमायूं, तो हुमायूं पढ़ाने से पहले लड़के को बाबर की जानकारी होनी चाहिए ना, मुगल वंश की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मुगल इन्वेडर कब इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, और हम बाबर के बारे में बच्चे को बताए नहीं, मुगलों के बारे में बताए नहीं, और हुमायूं बताने लगे, तो फिर क्या होगी, असुविधा होगी। तो इसलिए पूर्व ज्ञान की जरूरत होती है। बच्चों को पढ़ाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान का आकलन करना अति आवश्यक होता है। अन्यथा हमारी पाठ्य योजना यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम करने लगेगी, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पाठ्य योजना जब एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन और साध्य समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल। कौन बताएंगे ये साधन और साध्य क्या होता है? कोई एनीवन? साधन पाठ योजना का साधन मान लीजिए कुछ सामग्री के तौर पे लिया जाता है, और साथ एक कल्पना और एक फीलिंग हो गया। साध्य वो है जो हमारा उद्देश्य है, जहाँ तक हमको जाना है, जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वो साध्य है। और गोल तक पहुंचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह साधन। तो गोल तक पहुंचने के लिए हमने साधन के रूप में पाठ्य योजना का इस्तेमाल करते हैं। ये यंत्रवत नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। बच्चे के पढ़ने का मूड नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको मोटिवेट करना होगा, उसको पढ़ने के लायक वातावरण क्रिएट करना। अगर हंसना चाहता है तो हंसाइए, रोना चाहता है तो रुलाइए, तब ना पढ़ेगा। ये तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तावना का जो प्रश्न है, प्रस्तावना का प्रश्न तुम लोग करते हो ना कि आज हम इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी सीधी सीधी प्रश्न पूछ देना, ये ओछी योग्यता का परिचायक है। अगर आप योग्य शिक्षक हैं तो प्रस्तावना का जो प्रश्न है वो सीधे सीधे ये कह देना कि हम हुमायूं के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसको घुमा के कहो, ताकि बच्चों को लगे जैसे कुछ भी कर सकते हो कि आज हम मुगल वंश के द्वितीय शासक जो बाबर का पुत्र था उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, ये दूसरा शासक है कौन। तब आप उसको प्रकरण बताएं। प्रकरण समझ रहे हैं बाबा? अभी तो किया है। हाँ, प्रकरण
जो हमारा पाठ्य विषय होता है, तब हम उस पाठ्य विषय का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। वो विकास वाला कालम भी आप छोड़े नहीं है तो हम कैसे अपने पाठ को प्रस्तुत करें बच्चों के सम्मुख, ताकि उनकी अधिगम सुनिश्चित हो सके, सुबोधमय हो सके। आइए शायद उसके बाद श्यामपट सार, यानी श्यामपट पर पढ़ाते समय हमें क्या लिखना चाहिए, मुख्य बिंदुओं को हम श्यामपट पर लिखते जाएं और बच्चों को लिखने के लिए करते जाएं, ताकि उनकी जो जानकारी है वह कंफर्म हो सके। वो लिख लेंगे और श्यामपट पर जब हम लिख देंगे तो उनकी जानकारी अस्थायी हो जाएगी, अन्यथा केवल सुनते रहने से उनकी जानकारी अस्थायी नहीं हो पाएगी। इसलिए श्यामपट का प्रयोग करना नितांत जरूरी होता है। उसके बाद मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब हमने जो पढ़ाया ये 7-8 मिनट का होना चाहिए, उसमें बच्चे के अंदर क्या व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हम प्रश्नों के द्वारा उसकी जांच कर सकते हैं। और थोड़ा गति तेज ही है। उसके बाद गृह कार्य है। हमारा गृह कार्य कैसा हो, ये तो इसकी चर्चा कुछ परोक्ष रूप में पहले भी हुई है। गृह कार्य हमारा वैसा हो जो हमारे विषय से संबंधित हो, हमने जो पढ़ाया है उसी से गृह कार्य होना चाहिए। धन्यवाद।